हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं आपका फाइनल चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, सिर्फ 20 मिनट में। ये आपका एक वन शॉट रिवीजन है जिसको आप एग्जाम से एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते पहले देखकर पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, जो आई होप बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, पर अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं किया और एग्जाम से पहले आपके पास टाइम और आपने सोचा क्यों ना हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले, तो बच्चों इस चैप्टर को पॉज कर करके लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर याद करना तो ज्यादा अच्छी तरह याद होगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विदाउट मच डिले। नहीं तो 5 मिनट डिले हो जाता है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं इट इज नॉट 20 मिनट्स, इट इज 25 मिनट्स। बेटा शुरू में इंट्रोडक्शन भी होता है ना, उसमें टाइम चला जाता है। ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं क्लास 9 एंड क्लास 10 के इंपॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ गाइज, यूं तो देखा जाए तो प्रिंट के बिना जिंदगी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आज आपके टेक्स्ट बुक से लेकर मैच बॉक्स से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक हर चीज प्रिंट के थ्रू हमें दिखाई देती है ना। प्रिंट इज समथिंग जो हम पैदा होते ही मम्मी हमें किताबें पढ़ाने लगती है और हमें प्रिंट से हमारा इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। पर प्रिंट हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। पहली बार प्रिंट कल्चर का जो इमर्जेंस हुआ वो एशियन कंट्रीज में हुआ, जैसे चाइना, कोरिया एंड जापान। कहानी शुरू होती है चाइना से, जहां पर पहली बार प्रिंट होता था थ्रू द टेक्नोलॉजी कॉल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जहां पर पेड़ को काट के उनके बार पे जो है लेटर कार्व किए जाते थे और पेपर को उस पर रब किया जाता था, और जो प्रिंट पेपर पे आता था उसको बोला जाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना की इंपीरियल गवर्नमेंट काफी यूज करती थी टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करने के लिए, और ये टेक्स्ट बुक सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाहते थे, वो लोग यूज करते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब जैसे नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स बढ़ने लगे, वैसे ही ज्यादा टेक्स्ट बुक्स की मांग, डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे चाइना में प्रिंट डाइवर्सिफाई होने लगा, अलग अलग प्रकार के लोग भी प्रिंट का यूज करने लगे। जैसे मर्चेंट्स हो गए, अपनी ट्रेड इंफॉर्मेशन को लिखने में वो लोग प्रिंट को यूज करते थे। कोर्टिजान्स जो है, जो राजा के कोर्ट में बैठती थी, वो अपनी आत्मकथाएं लिखने लगी, वगैरह वगैरह। राइट, इस तरीके से प्रिंट चाइना में काफी फैला। फिर प्रिंट धीरे धीरे बाकी देशों में भी गया, और फिर जब वेस्टर्न यूरोप में जब वेस्टर्न कंट्रीज में मैकेनिकल प्रिंटिंग इमर्ज हुई, तो वो चाइना में आया, और चाइना में शंघाई जो है हब बना फॉर वेस्टर्न स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रिंट जापान पहुंचा। जो बुद्धिस्ट मिशनरी से वो अपने प्रचार के लिए इधर उधर जाते थे, तो जब वो जापान गए तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज भी ले गए। तो सबसे पहली किताब जो जापान में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनी थी, उसका नाम था डायमंड सूत्रा। याद रखना, 1 मार्कर की तरह आता है। राइट, अब जापान में प्रिंट कल्चर का ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज होने लगा पेंट का भी प्रिंट्स बनाने के लिए, है ना, पेंटिंग के प्रिंट्स बनाने के लिए, और इसका हब बना ईडो, जो प्रेजेंट डे टोक्यो है। राइट, अब यूरोप में प्रिंट कैसे आया ना? सबसे पहले यूरोप में पेपर आया थ्रू द सिल्क रूट फ्रॉम चाइना टू यूरोप। तो लोग पेपर पे लिखना शुरू कर दिया था यूरोप में। आपको पता है सिल्क रूट के साथ स्पाइसेस भी आते थे, गोल्ड एंड सिल्वर यूरोप से जो है एशियन कंट्रीज में आता था, तो साथ ही पेपर इस तरीके से गया। तो पेपर के इन्वेंशन की वजह से यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट्स पहले से आ गए थे, बट सबसे पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज है वो यूरोप में इटली में ले गए मार्को पोलो, जो एक ट्रैवलर थे जिन्होंने चाइना में काफी साल बिताए थे, है ना। अब यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंच तो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू ही प्रिंट हुआ करती थी। हाथ से भी काम होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, है ना। लोग लिखते थे एक्चुअली, अपना बुक्स को लिखा जाता था। पर ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये इंक्रीजिंग डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी। लोग जो है ज्यादा मांग करने लग गए थे किताबों की, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के आने से ज्यादा लोग जो है किताबें पढ़ने लगे थे। अच्छा, जो बुक सेलर्स थे वो स्क्राइब्स भी रखते थे, जिनको कॉपी राइटर्स बोलते थे। जैसे एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताब बनी तो उसकी 1000 कॉपी जो है लोग लिख के बनाते थे उसी राइटिंग में, है ना। तो इनको कॉपी राइटर्स या स्क्राइब्स बोला जाता था। बट इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी बुक्स की, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स इसको पूरा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ी फ्रेजाइल होती थी,
ऑकवर्ड टू हैंडल, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होती थी, आसानी से पढ़ी नहीं जाती थी, और कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस टास्क था, है ना। तो देयर वाज अ नीड फॉर ऐसा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जल्दी से जल्दी प्रिंट कर पाए। तभी आते हैं जॉहन्स गुटेनबर्ग, जो एक ग्रेप मर्चेंट के बेटे होते हैं। उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है कि कैसे ज्वेलरी बनाते हैं, सांचे बनाते हैं ज्वेलरी के लिए, ऑलिव प्रेस कैसे काम करती है, और इन सब नॉलेज के साथ उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट की, और जो सबसे पहली किताब उन्होंने प्रिंट की और वो थी बाइबल। अब गाइज, जस्ट बिकॉज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, एज आई सेड, पुरानी टेक्नोलॉजी इससे खत्म नहीं हो गई, बल्कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो कॉपी करती थी, वो रिजेंबल करती थी टू हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। कैसे? जो लेटर्स हुआ करते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस लेटर्स बनाते थे, वो रिजेंबल करते थे टू द ब्यूटीफुल कर्सिव लेटर्स जो आप हाथ से लिखते थे। बुक में जो बॉर्डर्स हुआ करता था उसको खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे लोग पेंट करा सके फ्लावर, बल्कि इलस्ट्रेशंस के लिए भी एरिया खाली छोड़ा जाता था किताब में, जिससे अमीर लोग कस्टमाइजेशन करा पाते और अपने हिसाब से इमेजेस को इलस्ट्रेट करा पाते। तो हैंड रिटन की जो सुंदरता थी और जो प्रिंटिंग प्रेस का ईज था, वो एक तरीके से साथ में चल रहा था यूरोप में। अब यूरोप में धीरे धीरे जो है प्रिंटिंग प्रेस काफी फैलने लग गई, एंड बाय द टाइम हम सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में आते हैं, 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल यूरोप में था। 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज यूरोप में फैल गया था। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने लोगों के दिमाग को बदल दिया, थॉट्स को बदल दिया, परसेप्शंस को बदल दिया, विचारधाराओं को बदल दिया। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एक नई रीडिंग पब्लिक का इमर्जेंस होना, और दूसरा, इससे जो है काफी रिलीजियस डिबेट हुआ, काफी रिलीजन के अगेंस्ट लोगों ने अपना गुस्सा, अपना डिसेंट, अपना एक पक्ष रखा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो, पहला, न्यू रीडिंग पब्लिक। नो देखो यार, जब नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो अब ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट हो रही थी, और बहुत सस्ते में प्रिंट हो रही थी, कम दाम में प्रिंट हो रही थी। तो पहले जो किताबें सिर्फ अमीरों तक रिस्ट्रिक्टेड थी, है ना, सिर्फ अमीर लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, आज किताबें आम आदमी तक पहुंच पा रही थी। अच्छा, ये जो किताबें थी, अब प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप में अभी भी ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, है ना, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके बाद भी उनको पढ़ने का मन था, क्योंकि किताबें अब उनके हाथ में आ चुकी थी। तो बुक सेलर्स ने क्या किया, बुक्स बेचने के लिए जो फेमस बैले है, फोक टेल्स है, उनके इलस्ट्रेशंस, बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस बना के जो है बुक्स बेचनी शुरू कर दी। जैसे जिन बच्चों को नॉवेल नहीं पसंद, वो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उसमें पिक्चर ज्यादा होती है। तो उसी तरीके से बुक सेलर्स ने किताबें बेचनी शुरू कर दी। अब जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था, वो लोग क्या करते थे कि इन किताबों को सुनते थे, क्योंकि जिनको पढ़ना आता था वो सुनाते थे विलेजेस में, टैवर्न्स में, मार्केट प्लेस में। तो इस तरीके से जो रीडिंग पब्लिक था, जो पब्लिक पढ़ता था और जो पब्लिक सुनता था, हियरिंग पब्लिक, जिसको सिर्फ सुनना अच्छा लगता था, वो इंटरमिंगल होने लगा। एक रीडिंग कल्चर जो है यूरोप में डेवलप होने लगा। राइट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग पब्लिक। ठीक है, चलो, the second point is religious debates and the fear of print. Now print created a possibility of wide circulation of ideas. पहले अगर आप कोई चीज कुछ सोचते थे तो बंद कमरे में सोचते थे, अब आप जो सोच रहे हो वो आप पूरे दुनिया में फैला सकते हो प्रिंट के माध्यम से। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसा माध्यम था जिससे आप लोगों के सोच को, विचारधारा को बदल सकते थे। रिलीजियस अथॉरिटीज को प्रिंट से काफी डर था, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, प्रिंट अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्रिश्चियनिटी भी तो फैल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिंट से जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसकी अथॉरिटी, उसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम होने लगेगी, और लोगों में रिबेल करने का, आर्ग्यूमेंट करने का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ने लगेगा। तो ये डर था रिलीजियस लोगों के दिमाग में, और सच भी था, क्योंकि 1517 में मार्टिन ल्यूथर ने एक किताब लिखी कॉल्ड 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने 95 आर्ग्यूमेंट्स दिए अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और उसके बाद एक चर्च के सामने उस किताब को रख भी दिया और चैलेंज किया कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, नेशन वांट्स टू नो, है ना। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी सेकेंड प्रिंट के लिए भी ये किताब गई, और इससे क्रिश्चियनिटी, जो सैकड़ों साल पुराना एक रिलीजन है, उसमें एक दरार पड़ गई, एंड दो हिस्सों में वो बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मार्टिन ल्यूथर एक और इंसान था मेनोकियो, जो मिलर था इटली में। उन्होंने भी बाइबल के टीचिंग्स को रीइंटरप्रेट किया, खुद का एक आइडिया बनाया कि भगवान कौन है, क्रिएशन कैसे हुआ। बल्कि इसने द रोमन कैथोलिक चर्च को इतना गुस्सा दिलाया, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने बोला हमसे पंगा ले रहा है, वो भी एक मिलर। तो उन्होंने इवेंचुअली मेनोकियो को परसिक्यूट किया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, है ना। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने कहा कि इस पे रोक लगानी पड़ेगी, तो उन्होंने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स निकाला इन 1558, जहां पर उन्होंने एक लिस्ट ऑफ किताबें निकाली जो ना बुक सेलर्स बेच सकते थे और ना ही रीडर्स को पढ़ना अलाउड था, राइट। अब हम बात करते हैं कि बुक सेलर्स ने अपनी किताबें किस किस तरीके से बेची। देखो यार, यूरोप में ना रीडिंग मेनिया फैलने लगा था, लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया था, एक पॉइंट तक 50 to 60% फैल गया था कुछ शहरों में यूरोप के, है ना। तो बुक सेलर्स ने क्या किया, इन लोगों तक किताबें पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ किताबें बहुत सस्ती रखी, जिसका नाम था पेनी चैप बुक्स, है ना, जो एक पेनी की मिलती थी और वो साइकिल पे चलाने वाले पेडलर्स बेचते थे और इनको बोला जाता था चैपमैन। तो चैपमैन जो है पेनी चैप बुक्स बेचते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू नाम की किताबें होती थी, जो जिसका कवर ब्लू कलर का होता था, पेपर बहुत बुरी क्वालिटी का होता था पर बहुत सस्ती मिलती थी। वैसे ही पीरियोडिकल प्रेस, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश करी जाने लगी, जिसमें लोगों को न्यूज़ मिलती थी, एंटरटेनमेंट न्यूज़, इंफॉर्मेशनल न्यूज़, आसपास के देश दुनिया में क्या हो रहा है। जो राइटिंग्स होते थे आइजैक न्यूटन, थॉमस पेन, वोल्टेयर, रूसो, इन सबके थॉट्स लोगों तक पहुंचने लगे और लोग रीजन और रैशनैलिटी के बारे में पहली बार बात करने लगे। तो बुक्स के प्रिंट के फैलने से लोगों की विचारधाराएं, लोगों का दुनिया का देखने का नजरिया सब बदलने लगा। इसी के लिए लुई सेबास्टियन मर्सियर ने बोला था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। उन्होंने कहा कि प्रिंट एक ऐसा माध्यम है जो डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, मोनार्की, इस तरीके की शक्तियों को बिल्कुल ध्वस्त कर देगा बिना सोचे। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है प्रिंट, है ना। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं, राइट। उन्होंने बोला कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। एक ऐसा राइटर जिसे आपने देखा है, वो बस लिख रहा है, उसके शब्दों से बड़ी बड़ी मोनार्की गिर सकती है, ठीक है। ये कहना था लुई सेबास्टियन मर्सियर का। याद रखना नाम, कभी कभी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अब बुक में लिखा है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस थे जो आपने पढ़ रखे हैं क्लास 9 में, लेकिन ऐसा क्यों है कि इसी टाइम 1789 बिकेम द मेजर ईयर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। लोग तो राजा से इतने टैक्स देके सैकड़ों सालों से परेशान थे, पर क्योंकि पहले जो है प्रिंट नहीं था, लोग परेशान होते भी थे तो आपस में डाइनिंग टेबल में इसके बारे में बात हो जाती थी, अगले दिन वापस से लोग काम पे चले जाते थे, है ना। बट अब प्रिंट के माध्यम से चीजें बदलने लगी। पहले तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। जो कुछ एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जैसे थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन जैक रूसो हो गए, इनके जो थॉट्स थे ये लोगों तक पहुंचने लगे। कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होना चाहिए, सरकार कंसेंट के बेसिस पे होना चाहिए, मोनार्की बुरी है, इक्वालिटी होना चाहिए। तब ये सब थॉट्स लोगों तक पहुंचने लगे तो लोगों को पता चला कि ऐसे भी हम सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोचा जाता है। दूसरा पॉइंट, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब लोगों तक थिंकर्स की बात पहुंची तो उन्होंने भी डिबेट और डिस्कशन करना शुरू कर दिया थ्रू द माध्यम ऑफ प्रिंट, है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। इस बात तो सही है, हम क्यों राजा की बात माने जस्ट बिकॉज वो उस राजा का बेटा था, है ना, हम क्यों हमेशा टैक्स दे। तो एक डिबेट और डिस्कशन का एटमॉस्फेयर जो है फैलने लगा। तीसरा, 1780 तक आते आते एक एंटायर लिटरेचर होने लगा वेयर कार्टून और इमेजेस और पैसेजेस आते थे जहां राजा रानी को मॉक किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, राइट। तो इस तरीके से एक प्रिंट के माध्यम से पहले जो राजा रानी की लोग इज्जत करते थे, अब उसी राजा रानी की लोग निराशा करने लगे, एक तरीके से उनको क्रिटिसाइज करने लग गए, एंड दैट इज व्हाट क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर।
चलो अब हम देखते हैं प्रिंट का क्या प्रभाव था बच्चों पे, औरतों पे और वर्कर्स पे। बच्चों की बात करें तो देखो यार 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, जिसके वजह से बच्चे प्रिंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए। एक चिल्ड्रन प्रेस जो है 1857 में फ्रांस में एस्टैब्लिश की गई थी, जहां सिर्फ बच्चों की किताबें प्रिंट हुआ करती थी। ये बहुत पॉपुलर भाई है ग्रिम ब्रदर्स, जो गांव-गांव जाके जर्मनी में पता लगाते थे कि हमारी फोक टेल्स, हमारी मतलब जर्मनी की फोक टेल्स क्या है, और उसको कन्वर्ट करते थे ऐसे लिटरेचर में जो बच्चे पढ़ पाए, है ना। बल्कि आपकी जो फेमस फेरी टेल्स है, जैसे स्नो वाइट हो गई, स्लीपिंग ब्यूटी हो गई, ऑल ऑफ देम आर ग्रिम ब्रदर फेरी टेल्स, राइट। वुमेन भी काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स और रीडर्स बने। इस टाइम पे औरतों के लिए किताबें लिखी भी जाती थी, जैसे पेनी मैगजीन्स हो गई, जो एक पेनी की होती थी, जहां पर औरतों के ले गया उनका हाउस कीपिंग कैसे करना चाहिए, कुकिंग कैसे करना चाहिए, अच्छी पत्नी कैसे बननी चाहिए, इस टाइप की जो है काफी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। अब आप कहोगे मैम ये क्या बेकार की चीज है, तो बेटा आज भी फेमिना वगैरह उठाओगे तो उसमें यही होता है कि घर कैसे साफ रखना चाहिए, ये सब बातें तो होती ही है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन बिकेम राइटर्स ऑल्सो, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, जहां पर उन्होंने एक ऐसी औरत को पहली बार किताबों के थ्रू दर्शाया जिनमें पर्सनालिटी थी, डिटर्मिनेशन था, विल था, स्ट्रेंथ था, है ना। तो ये नई तरीके की उन्होंने हीरोइन लोगों के सामने रखा। वर्कर्स की बात करें तो पहली बार जो है लेंडिंग लाइब्रेरीज इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टैब्लिश करने लगे, जहां व्हाइट कॉलर वर्कर्स जाके किताबें उठाते थे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, अपने आप को लिटरेट करने के लिए। बहुत सारे वर्कर्स तो अपनी जिंदगी के बारे में कहानियां भी लिखने लगे थे, राइट। चलो अब हम बात करते हैं फर्दर इनोवेशंस की। प्रिंट में काफी ज्यादा इनोवेशंस भी आए। मिड 19th सेंचुरी तक रिचर्ड एम हो ने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन किया, जिसकी वजह से 8000 पेजेस एक बार में जो है 1 घंटे में प्रिंट हुआ करते थे। वैसे ही लेट 19th सेंचुरी में 6 कलर में प्रिंटिंग शुरू हो गई, विच इज अ बिग थिंग, 6 कलर में प्रिंटिंग शुरू होना, राइट। न्यू डेवलपमेंट्स, नई पेपर क्वालिटी इंप्रूव की, ऑटोमेटिक पेपर रील्स आए, जो मतलब, और बुक सेलर्स भी नए नए इनोवेशन सोचने लग गए कि किस टाइम पे हम कैसे किताबों को बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आ रहा था 1920s में, तो बुक सेलर्स 1929 में, तो बुक सेलर्स ने क्या किया कि किताबें बेचने के लिए उन्होंने किताबों को सस्ती और पुअर क्वालिटी कर दी, पेपर बैक एडिशंस बेचना शुरू कर दिया, राइट। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच किताबों को बेचा गया, और नए नए इनोवेशंस के थ्रू किताबें सस्ती होती गई और लोगों तक पहुंचती गई, राइट। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। नाउ इंडिया में देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, लोग जो है लिखते थे पाम लीफ पे, बार्क ऑफ बर्च ट्रीज पे, और उसको जो है साइड में बांध के जो है यूज करते थे। तो इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। उनको कॉपी किया जाता था और सो किया जाता था साथ में, बट एज यूजुअल उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। दे वर डिफिकल्ट टू हैंडल, डिफिकल्ट टू कैरी, फ्रेजाइल होते थे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखते थे, तो आसान भी नहीं होता था उनको पढ़ना। तो हाँ, एवरीडे लाइफ में उनको यूज भी नहीं किया जाता था। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पोर्चुगीज मिशनरीज लाए इन द मिड 16th सेंचुरी, और फिर जो मिशनरीज लाए तो उन्होंने काफी सारे लैंग्वेजेस में जो है प्रिंट जो है बाइबल को प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो फॉर एग्जांपल कोंकणी कन्नड़ा लैंग्वेज, तमिल बुक, फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय कैथोलिक प्रीस्ट। तो हमारे साउथ के लोकल लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा प्रिंट्स होने शुरू हो गए थे। अच्छा, अगर आप प्रॉपर न्यूज़पेपर की बात करो तो इंडिया में लंबे टाइम तक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स नहीं आए थे। पहला जो न्यूज़पेपर आया था वो था द बंगाल गजेट, जिसको चलाते थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अच्छा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है इंडिया के बारे में नहीं लिखते थे, बल्कि वो ब्रिटिश रूल के बारे में बुराई करते थे, उनकी सेलिशियस गॉसिप लिखते थे ऑफिसर्स के बारे में। उनको एक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इतना गुस्सा आया हिक्की पे कि उन्होंने जो है न्यूज़पेपर बंद कराने की भी कोशिश की, बट फिर वो न्यूज़पेपर खरीद लिया गंगाधर भट्टाचार्य ने, जो राजा राम मोहन रॉय के काफ़ी करीब दोस्त भी थे। ठीक है, चलो, ऑब्वियसली जब इंडिया में प्रिंट आया, न्यूज़पेपर्स वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने लगे, तो इंडिया के लोग क्यों पीछे रह गए? हम तो बहुत आगे हैं बतियाने में। तो हमने भी बात करना शुरू कर दिया अबाउट वेरियस रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस। कुछ जो है न्यूज़पेपर को यूज करते थे अपने आइडियाज को, विचार को फैलाने के लिए, है ना। बात होती थी विडो एमुलेशन, मोनोथीइज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय ने संबद्ध कौमुदी इन 1821 में बात
बात की कि कैसे सती एक गलत प्रथा है, इसको खत्म कर देना चाहिए और औरतों को एजुकेट करना चाहिए। अब उनके अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने भी अपना समाचार निकाला कॉल्ड द समाचार चंद्रिका, जहां पर वो बोलते थे कि क्यों सती एक अच्छी प्रथा है और क्यों औरतों को घर पे बैठना चाहिए। तो हर एक प्रकार की विचारधारा प्रिंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। ठीक है, 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी आए, जमी जहान नामा, याद रखना पर्शियन, एक बार बोर्ड एग्जाम्स में आया था। ये 2 न्यूज़पेपर्स किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? ठीक है, तो पर्शियन है जमी जहां नामा एंड शमशूल अकबर। गुजराती न्यूज़पेपर भी आया कॉल्ड बॉम्बे समाचार। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स आए। अब उलेमा जो है उसको ये डर लगता था कि कहीं ब्रिटिशर्स के आने से लोग कन्वर्ट ना हो जाए क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम को प्रैक्टिस अच्छी तरह ना करें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दियोबंद सेमिनरी इन 1867 एस्टैब्लिश की, जहां पर वो बहुत सारे फतवाज निकालते थे, ऑर्डर्स निकालते थे कि मुस्लिम्स को कैसे एवरीडे लाइफ में अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और इसको उर्दू में लिखा जाता था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाए। वैसे ही नवल किशोर प्रेसेंट लखनऊ, श्री वेंकटेश्वर प्रेसेंट बॉम्बे, इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया काफ़ी सारे प्रिंटिंग मटीरियल। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी टेक्स्ट भी कैलकाटा में आया इन 1810। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा याद कर लो, ये कभी कभी एग्जाम में आता है एज अ प्रॉपर 5 मार्कर। Alright, now printing press led to a new visual culture in India। हमारे यहाँ जो पेंटर्स थे जैसे राजा रवि वर्मा, उनके जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो बड़ी महंगी हुआ करती थी, सिर्फ राजा और बड़े बड़े आदमियों के दरबारों में देखने को मिलती थी। पर प्रिंट के आने से ये जो पेंटिंग्स थी ये प्रिंट के फॉर्म में लोगों तक पहुँचने लग गई। तो उनके चीप प्रिंट्स जो कैलेंडर्स में देखे जाते थे, लोग उसको अपने घर को डेकोरेट करने में लगाते थे। ये प्रिंट्स बिगैन शेपिंग आवर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। बाय 1870s काफी सारे कार्टून्स भी प्रिंट होने लगे न्यूज़पेपर में, जहां पर ब्रिटिशर्स की खिल्ली उड़ाते थे, जहां वो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेस करते थे, इंग्लिश बोलते थे, उनकी भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग गए थे, कैरिकेचर्स बनाने लग गए थे। राइट, अब हम आते हैं वुमेन एंड प्रिंट पे। तो वुमेन औरतें भी हमारे यहाँ प्रिंट के थ्रू अपनी कहानियाँ, आत्मकहानियाँ बताती थी। फॉर एग्जाम्पल राजसुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बनाई अमर जीवन, जो घर पे बैठ के उन्होंने बहुत ही यंग एज में उनकी शादी हो गई थी, घर पे बैठ के कैंडल लाइट में उन्होंने खुद ही अक्षर सीखे और एट द एज ऑफ 81 फाइनली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कॉल्ड अमर जीवन, द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय अ वुमेन इन द बंगाली लैंग्वेज। राइट, वैसे ही कैलाश बशिनी देवी ने हाईलाइट किया एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, कैसे उनको घर पे गलत तरीके से इम्प्रिजन किया जाता है, उनका पूरा दुनिया उनका किचन होता है। ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई ने अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखा। तमिल राइटर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस किया वुमेन इश्यूज़ के बारे में। राइट, अब हम आते हैं प्रिंट एंड द पुअर और लोअर कास्ट। तो लोअर कास्ट ने भी, ग्रुप्स ने भी काफ़ी प्रिंट का यूज़ किया अपनी बात फैलाने के लिए, ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक कितनी गंभीर समस्या है ना। तो ज्योतिराव फूले ने बात की कास्ट सिस्टम के बारे में, गुलामगिरी में। BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी जो पेरियार है, उन्होंने भी कास्ट के बारे में काफ़ी बात की। काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर, ये याद रखना, काशी बाबा ने किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल, जो किस बारे में था, कास्ट और क्लास एक्सप्लॉइटेशन, कैसे जो गरीब होता है वो लोअर कास्ट का भी होता है ना। वैसे ही एक कानपुर मिल वर्कर ने दूसरे नाम, अपना एक और नाम रखा, पेन नेम रखा सुदर्शन चक्र, और उन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी जिसका नाम था सच्ची कविताएं, है ना। इस तरीके से जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने भी प्रिंट के माध्यम से अपनी कविताएं, अपने अंदर के थॉट्स, समानता, इक्वालिटी के बारे में काफ़ी कुछ प्रिंट से लिखा। राइट, अब हम आते हैं प्रिंट और सेंसरशिप से, दैट इज द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर। राइट, अब बिफोर 1798 कॉलोनियल स्टेट, देखो यार शुरू में तो कॉलोनियल स्टेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्या प्रिंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रिंट के माध्यम से हम लोग ब्रिटिश गत के रूल के अच्छी बातें भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उन सब न्यूज़पेपर्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया जो ब्रिटिशर्स की तारीफ करते थे, है ना, जो ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छी चीज़ें लिखते थे। लेकिन ये पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857, जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। ब्रिटिशर्स को रियलाइज होता है कि जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स है, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिख रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो उन्होंने क्लैंप डाउन किया ऑन द नेटिव प्रेस और पास किया द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. It was modeled on the Irish Press Act.
यहाँ पर सरकार को बहुत सारे राइट्स दिए गए टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्युलर प्रेस। तो अगर कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सेडिशियस न्यूज़ लिख रहा है, उनके अगेंस्ट कोई न्यूज़ लिख रहा है, तो उनको वार्न किया जाएगा, और अगर वार्निंग हीड नहीं होती तो फिर द ब्रिटिश पुलिस हैज द राइट टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस बाय कॉन्फिस्केटिंग द प्रेस। कॉन्फिस्केट कर सकते थे वो लोग प्रेस को। इफ द रिपोर्ट वाज जस्ट सेडिशियस, न्यूज़पेपर वाज बॉन्ड, वार्निंग इग्नोर की जाएगी तो लाइबल टू बी सीजिंग द प्रिंट मशीनरी कॉन्फिस्केट की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को 1907 में डिपोर्ट किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में इस बारे में काफी सिंपथी में लिखा। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट, इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा था 1908 में। ऑलराइट, so guys, that is your entire chapter in 20 minutes। 5 मिनट टाइप का तो इंट्रो ही था, तो हम 20 मिनट ही समझेंगे, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा। दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। अगर कुछ मिस हो गया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे बाकी बच्चे पढ़ के वो कर ले, है ना। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, वीडियो को थम्स अप करना मत भूलना। शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट। I will see you in the next class. Give a thumbs up, share this video, subscribe to the channel.